मैंने उसे बचाया और उसने शुक्रिया तक न कहा। क्या ये अल्फाज किसी आम शख्स के हैं? नहीं जनाब, बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैं। और इन अल्फाज ने दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल शतरंज में नया तूफान खड़ा कर दिया है। ये कोई फिल्म मुकालमा नहीं, ये वो हकीकत है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत के मुंह से निकाला, लेकिन जवाब उन्हें खामोशी, नफरत और झूठ का तूफान मिला। हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया, जनूबी शहर सायरन से गूंज उठा। ईरान के जवाबी वार और गजा में इमदाद के मुंतजिर बेगुनाहों पर फायरिंग जैसे इंसानी अलमिये, गजा में खून की नदियां, अमेरिका का महंगा तरीन दिफाई सिस्टम और एक आलमी मुआहिदा जो नफरत के जहर में दफन हो चुका है। आज के इस वीलॉग पर इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ये एक इंतहाई खतरनाक खेल की मुकम्मल कहानी है जो मशरक़ वुस्ता को जलाकर राख कर सकता है। क्या दुनिया एक और जंग के दहाने पर खड़ी है? क्या ट्रंप डील वाला खेल और नया महाज खोलने जा रहे हैं? इन पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा इतनी बेवकूफ़ी से क्यों किया? आयतुल्लाह खामनाई ऐसा क्यों कह सकते हैं कि वो इसराइल से जंग जीत गए हैं? ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि यह झूठ है। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमेरिकी फौज को खामनाई को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मजीद खराब होंगे। गुज़िश्ता दिनों में पाबंदियां हटाने और दीगर चीजों पर काम कर रहा था। मेरे इक़दामात से ईरान को मुस्तहकम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता है। गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान से मेरा यह काम फौरन रोक दिया। ईरान के वजीर खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान का इस्तेमाल बंद करें। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने सदर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अगर मुआहिदा चाहते हैं तो ईरानी रहनुमा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल करना बंद करें। उनके रवैये ने लाखों पैराकारों के दिलों को जख्मी किया। गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग जीतने का झूठा दावा किया, हालांकि उनके मुल्क को तबाह कर दिया गया है। और ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं, इस हवाले से भी बहुत से बयानात जो है उनकी जानिब से सामने आए हैं। लेकिन असल हकीकत तो ये है कि दो बुनियादी चीजें थी कि जो अमेरिका या इसराइल चाहता था। एक तो ये कि वो रजीम चेंज चाहता था ईरान के अंदर, कि वो चाहता था कि हम हमला करें और अफरा तफरी फैल जाए और लोग एहतजाज करें और इस हुकूमत को घर जाना पड़े जिससे वो घबराए हुए हैं। दूसरा, वो न्यूक्लियर अफजूदगी को रोकना चाहता था। अब रजीम चेंज का जो मामला था, इसमें तो बुरी नाकामी हुई। अब उस नाकामी को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है और ये बात इसराइल में भी पूछी जा रही है कि रजीम चेंज का क्या बना, तो उसको छुपाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के बयानात देकर अपनी आवाम या दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बास अराक्ची ने इस हवाले से कहा है कि हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमेरिका जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिया गया। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को लिखे खत में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से खत में कहा गया कि ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत खत्म करना हदफ था। ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल के खतरे को रोकना जरूरी था। खत में मजीद कहा गया कि ईरान के साथ मुआहिदे के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान की 3 एटमी तंसीबात को निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से यह दावा सामने आया था कि ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये जो दावा है ये भी मखमसे का शिकार है। जबकि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका के जदीद मिसाइल शिकर निज़ामों में से एक थर्ड को इंतहाई सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने इसराइल को ईरानी मिसाइल और गैर मुतवक्के सलाहियतों से बचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ख्यालात दिफाई खबरसां इदारों और आज़ाद तज्ज़ियाकारों के हैं, जिनमें न्यूज़ वीक मैगजीन समेत कई मगरबी ज़राए इब्लाग भी शामिल हैं। 13 जून को शुरू होने वाले 12 रोज़ा जंग में ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रैटेजिक, जौहरी, फौजी और सनती अहदाफ की तरफ भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों बशमूल
हाइपरसोनिक से जवाब दिया और ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों ने इसराइल के कल्ब तेल अवीव को निशाना बनाया है। एक तरफ यह कार्रवाई की गई, उसका जवाबी वार हुआ। अब इससे ठंडा नहीं हो रहा इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप का दिल, तो दोबारा अब कह रहे हैं कि हम हमला कर सकते हैं। अब दोबारा हमला करने के नतीजे में इससे बढ़कर जवाब मिल सकता है और मिलेगा भी जो ईरान कह रहा है, क्योंकि ईरान खुद आए दिन पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रहा था कि वो जिस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। और अभी ईरान की जानिब से यह कहा गया कि ये तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो हमें ड्रोन्स नजर आते थे जदीद टेक्नोलॉजी के ईरान के मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, अभी तो उनको मैदान में लाना था। अभी सिर्फ ये दावा किया जाता था या ये देखा जाता था कि इसराइल पर जो ईरान मिसाइल दाग रहा है शायद ये उसका आखिरी हथियार है। फिर अगले दिन एक नया मिसाइल हमें देखने को आता था। तो ईरान तो मजीद सरप्राइजेस के लिए तैयार है जो वो दे सकता है पूरी दुनिया को, और अमेरिका और इसराइल को भी। दूसरी जानिब इसराइली फौजी हुक्काम ने दावा किया है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बड़ा धक्का पहुंचाने के लिए ईरान के 30 से ज्यादा आला फौजी अहदेदारों और 11 साइंसदानों को निशाना बनाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में सीनियर फौजी एहलकार ने कहा कि 13 जून को ईरान पर इसराइल के इब्तदाई हमले ने उसके फिजाई दिफा को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अब यह भी झूठ है, क्योंकि आपने ये तो पूरी दुनिया मानती है, इवन ईरान भी मानता है, हम भी मानते हैं कि फर्स्ट जो टीयर की लीडरशिप थी आपने उसको शहीद कर दिया। लेकिन असल में मसला ये नहीं है कि आपने फर्स्ट जो टीयर की लीडरशिप थी उसको शहीद किया तो क्या उसके बाद वो प्रोजेक्ट रुक गया। उसकी मिसाल आपको यहां से मिलती है कि जब आपने ईरान के आर्मी चीफ या पासदाराने इनकलाब के चीफ को शहीद कर दिया तो क्या ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी? क्या आपको जवाब नहीं दिया? दिया। इसका मकसद यह है या इसका मतलब यह है कि ईरान के पास एक पूरा प्लान मौजूद है और ईरान के जो टेबल पर वो प्लान पड़ा हुआ है उनकी आला क़यादत की, उसके अंदर ये तमाम चीजें कि हम पर अगर हमला होता है और अगर ये लोग शहीद हो जाते हैं या इनको निशाना बनाया जाता है तो उसके बाद क्या होगा। और वो प्लान उन अहम लोगों तक बता दिया गया कि अगर इस तरह हमला होता है तो ये जवाब देना है, अमेरिका बीच में आता है तो फिर हमने ये जवाब देना है, और अगर इसराइल इन तंसीबात को निशाना बनाता है तो हमने इसराइल पर यहां पर जाकर फायर करना है या यहां पर उसका जवाब देना है। तो ये तो चीज हमें नजर आई। इसीलिए आप जरा न्यूक्लियर हिसाब किताब में जब अब आते हैं तो आप देखें कि अगर टॉप के साइंसदानों को शहीद करने का दावा किया जा रहा है तो जो पूरी टीम मौजूद है उसके नीचे एक सेकंड और थर्ड टीयर के साइंसदान मौजूद होंगे जो कि उनके हमपल्ला और उनके रूबरू वो काम कर रहे होंगे। और क्योंकि ईरान ये आज से फेस नहीं कर रहा कि उनके आला तरीन लोगों को, यानी जो टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं, उनको शहीद किया जाता है, बल्कि इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ये बहुत अरसे से इस चीज को फेस कर रहा है। उसी की बुनियाद पर उसने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर किया है कि वो हर चीज को अपने तई मैनेज कर सकता है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो जंग गुज़िश्ता दिनों के अंदर गुजरी है उसके बाद अब भी जो इसराइल के इर्द गिर्द ईरान के हिमायत याफ्ता लोग हैं या वो जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दूसरे अल्फाज में आप जो इस तरह कह सकते हैं, ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने यमन से एक बैलिस्टिक मिसाइल जनूबी इसराइल पर फायर किया। अब एक मिसाइल इसराइल के अंदर कोई तबाही नहीं फैला सकता। जिस तरह ईरान ने बहुत बड़ी तबाही फैलाई तो मुताद्दिद मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक मिसाइल फायर करने का मकसद या लिमिटेड एक्शन लेने का मकसद यह होता है कि सिर्फ ये बार बार याद दहानी करानी है कि तुम हमारे रडार पर हो और हम तुम्हें निशाना बना सकते हैं, इसलिए अपनी कार्रवाइयों को महदूद करो या नस्ल कुशी को खत्म करो जो गजा के अंदर हो गई है। मिसाइल का हदफ इसराइल के शहर बैर सबर, डमोना और उर्द के करीबी इलाके थे। हमले के फौरन बाद इन शहरों में खतरे के सायरन बजा दिए गए ताकि लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा सके, जबकि इसराइली फौज ने दावा किया कि मिसाइल को फजा में तबाह कर दिया गया है। किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है और हमले से चंद मिनट पहले शहरियों को उनके मोबाइल फोन पर वार्निंग अलर्ट भेज दिया गया था। हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने इसराइल के हवाई अड्डों को निशाना बनाया। हौसी बागियों का कहना था कि यह कार्रवाई इसराइल और अमरीका के खिलाफ उनके मुजामती इकदाम का हिस्सा है, खास तौर पर गजा में जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयों के जवाब में यह जवाबी कार्रवाई उनकी जानिब से की जा रही है और ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इस खित्ते का जो मुमकिन हल है वो दो रियासती हल के अंदर है कि आप फ़लस्तीन को तस्लीम करें, फिर इसराइल को शायद तस्लीम किया जाएगा।
अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर आप फ़लस्तीन पर या गज़ा पर जवाबी हमले या नस्ल कुशी या आप वहाँ पर जुल्म को बढ़ाते रहेंगे तो फिर इस जुल्म के खिलाफ आपके खिलाफ भी आवाज़ें उठती रहेंगी। और इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो वो इस्लामी ममालिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर आपने भरोसा नहीं करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि गज़ा को एक अयाश जगह बनाना चाहता है। उसको लगता है कि यह समुंदर किनारे मौजूद है, एक अहम जगह है, और बेसिकली वो इस अरब दुनिया के अंदर या जहां पर अरब ममालिक हैं या जिसे आप मशरिक़ वुस्ता कहते हैं या जिसे मिडल ईस्ट कहते हैं, इस पर जो वेस्ट का, अमेरिका का और यूरोप का और यूके का, इन सब का जो फेस है वो इसराइल है। इसलिए वो इतनी सपोर्ट उसको करते हैं कि अगर इसराइल वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा या वो मुल्क ख़त्म हो जाएगा या वो लोग वहाँ पर नहीं होंगे तो फिर उनकी मौजूदगी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसी एक टैक्टिक को यूज़ करते हुए वो चाहते हैं कि इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए। अब्राहम अकॉर्ड का बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उस एक्सटेंशन के अंदर गज़ा की जो वो पट्टी है ये चाहते हैं। एआई वीडियो आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से शेयर की थी, जिसमें वो दिखाते हैं कि गज़ा को हम इस तरह बनाना चाहते हैं। और ये जो वो हर कुछ अरसे बाद आंसू बहाना शुरू कर देते हैं ना, या आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर कोई बयान आ जाता है कि हो गज़ा के लोगों पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे तो आज एहसास हुआ, यहाँ पर तो अब इन लोगों के लिए कोई स्कूल नहीं रहा, कोई घर नहीं रहा, कोई बिल्डिंग नहीं रही, तो ये लोग कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए इनको हम वहाँ मुंतकिल करते हैं जहाँ पर ज़िंदगी नॉर्मल है। आज जब ये सब कुछ जुल्म हो रहा है तो ये उन लोगों की हिमायत से हो रहा है और वो चाहते हैं कि इसको बिल्कुल एक प्लेन एरिया कर दिया जाए ताकि फिर अपनी मर्जी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा सके। और इसमें वो खामोश आवाज़ें जो इस्लामी ममालिक की हैं, वो खामोश आवाज़ें, वो लोग जो इस्तात रखते हैं, ताकत रखते हैं, जिनकी आवाज़ कुछ मायने रखती है, उनकी शामिल हैं इस जुल्म के अंदर। और वो जो जुल्म कर रहे हैं डायरेक्टली, वो तो इसके अंदर शामिल ही शामिल हैं। और ये जो ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है, ये भी तब तक हल नहीं हो सकता जब तक गज़ा का मामला हल नहीं हो सकता। अब गज़ा के मामले पर आपको ये समझना होगा कि इसराइल और अमेरिका ने और वेस्ट ने टिल लगा लिया कि हम हमास को शिकस्त दें। हमास को शिकस्त नहीं हुई। मैं उसकी दलील दे देता हूं आपको। उसकी दलील यह है कि अब भी 50 लोग गज़ा में हमास के पास इसराइल के यरगमाली हैं, और जो तकरीबन 40 लोग अब तक इसराइल के वापस आ चुके हैं, वो भी अमन मुआहदे के तहत आए थे कि यहाँ से 100 बंदा फ़लस्तीनी छोड़ा जाता था और वहाँ से फिर 4 बंदे इसराइल के छोड़े जाते थे। इस अमन मुआहदे के तहत 30-40 लोग अब तक वापस आए। अगर इतनी ही कामयाबी और इतनी ही फोर्स वहाँ पर कामयाब हो रही है तो फिर अभी तक सिर्फ वो सुराग ही नहीं लगा सके कि वो बच्चों 50 यरगमाली हमास के पास हैं, वो एक छोटे से इलाके में कहाँ हैं हमास ने छुपा के रखे। अगर जिस दिन उनको ये पता लग जाएगा कि वो 50 लोग कहाँ पर हैं, उनको रेस्क्यू कर लेंगे, ये सारी तबाही और नस्ल कुशी एक तरफ हो जाएगी और जुल्म का जो दौर तब शुरू होगा वो आप देख भी नहीं सकेंगे। वो इस कदर भयानक होगा। अभी तक तो जो जुल्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो लोग इमदाद लेने आते हैं, खाना लेने आते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, अब उनको निशाना बना दिया जाता है। इससे पहले वहाँ पर हमने देखा कि किस कदर हैवी बारूद इस्तेमाल किया गया कि लोगों की लाशें आसमान तक उछलती हुई दिखाई देती। और अब भी जो अमन मुआहदा होना है, जिसकी बात चल रही है 2 हफ्तों के दरमियान या 2 हफ्तों के अंदर जो कह रहे हैं हो जाएगा, वो इसी बुनियाद पर है कि जो यरगमाली हमास के पास हैं उनको इसराइल रिहा कराना चाहता है। और हमास या गज़ा के लोग ये बार बार कह चुके हैं कि हम तैयार हैं अमन मुआहदे के लिए, और एक अमन मुआहदा हो भी चुका था पहले जिसको इसराइल ने दोबारा तोड़ा, लेकिन मुकम्मल तौर पर अमन मुआहदा। और सालसी किसकी माने? असल तो बात यह है, सबसे बड़ा सालिस जब बात की जाती है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जा सकती है, तो आप कहते हैं अमेरिका। तो वो तो किसी सालसी के लिए तैयार नहीं है। उसकी सालसी कैसे माने कि पहले भी अगर उसने अमन मुआहदा कराया और वो टूट गया तो उसने क्या कर लिया? उसने अपने असलहे की जो मुंतकली थी या जो वो इसराइल को देता है उसमें तेज़ी ले आया, मज़ीद असलहा दिया, मज़ीद सपोर्ट दी पूरी दुनिया के अंदर कि वो मज़ीद बर्बरियत और तबाही फैला सके। तो
पॉइंट यहां पर यह है कि एक ऐसे पॉइंट पर उन अरब ममालिक को सोचना होगा, और यह एक ऐसा पॉइंट है जो उनको सोचने पर मजबूर करना चाहिए, जिसको कि अगर हमास का या ये गजा की पट्टी ना रही तो फिर वो भी नहीं रहेंगे, और ये शुरुआत है उनके लिए तबाही की। तो अगर इसको यहां पर वो रोक लेते हैं तो फिर कल को वो बच जाएंगे, अगर इसको यहां पर नहीं रोकते तो कल नहीं कोई बचेगा, और फिर वो जो चीखो पुकार होगी वो कहीं नजर भी नहीं आएगी। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।